नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज का क्लास जो है वो बिहार स्पेशल सेक्शन से रिलेटेड है। इसमें बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे अभी आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला किस अवसर पर लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष जो सोनपुर है हमारा, हम सब जानते ही हैं क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड है, हाजीपुर से थोड़ा उस तरफ है, तो वहाँ पर पशु मेला का आयोजन होता है। और ये जो मेला है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो भी हम लोग क्या आंसर देंगे, बिहार के सोनपुर में। ठीक है, और ये जो मेला है पशु मेला, इसको हरिहर नाथ मेला भी कहा जाता है। ठीक है, हरिहर नाथ मेला। ठीक है, क्योंकि वहाँ हरिहरनाथ मंदिर है भगवान शिव का, बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो इस वजह से इस मेले को हरिहरनाथ मेला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। ठीक है, दक्षिण बिहार की बात होगी, तो दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है वो कहलाती है आहर और पाइन। ठीक है, आहर और पाइन के माध्यम से दक्षिण बिहार के जो दक्षिणी भाग है उसमें सिंचाई की जाती है। और जो ये आहर है ये पानी के प्रवाह को रोकने के लिए तीन ओर से एक संरचना बनाई जाती है, उसी को आहर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर पाइन की, तो पाइन जो है ये कृत्रिम छोटी नदियाँ होती हैं जो कि नदियों से ही निकाली जाती हैं। ठीक है, ताकि सूखे महीनों में मतलब जब वर्षा नहीं होती है तो उन महीनों में सिंचाई के लिए ये जो आहर, ठीक है, ये तीन तरफ से जो संरचना बनी है इसमें पानी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, पाइन के माध्यम से आहर में पानी इकट्ठा किया जाए और उससे सिंचाई की जाती है दक्षिण बिहार में। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार के किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। ठीक है, कोसी नदी, कोसी नदी बेसिकली तिब्बत से निकलती है, नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ये भीमनगर, ठीक है, भीमनगर से प्रवेश करती है। भीमनगर कहाँ है, सुपौल ज़िले में। ठीक है, सुपौल जो हमारा ज़िला है उसमें भीमनगर है हमारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में कोसी नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो भीमनगर में। और ये भीमनगर कहाँ है, तो सुपौल में है। ठीक है, तो तिब्बत और नेपाल से निकलती है। नेपाल में इसको सप्तकोशी कहते हैं। ठीक है, सप्तकोशी कही जाती है और नेपाल में कही जाती है। ठीक है, और तिब्बत में इसको अरुण नदी, फोंगचू, बोमचू के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं कोसी नदी के प्राचीन नाम की, तो इसको कौशिकी नदी भी कहा जाता था। ठीक है, इसका पुराना नाम कोसी नदी का कौशिकी है। ठीक है, और गंगा नदी से ये कुर्सेला, ठीक है, कुर्सेला कैसे भी लिखा हो ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटिहार में है, इस स्थान पर ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में, और इस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था गंगा नदी के बारे में, तो कोसी नदी को भी देख लेंगे। गंगा नदी बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है, इसको हम लोगों ने पहले देख चुका है। ठीक है, और कोसी नदी जो है वो बिहार के 7 ज़िलों से होकर बहती है। ठीक है, और ये 7 ज़िले कौन हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार,
खगड़िया और भागलपुर। ठीक है, उसी प्रमंडल में जो 3 हमारे ज़िले आते हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और साथ में पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और भागलपुर। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हैं जिससे कोसी नदी बहती है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साथ बाढ़ लाती है, जिससे बिहार में भारी तबाही मचती है। प्रत्येक साल की ये घटना है, तो ध्यान रखेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, रास्ता बदलने में ये नदी जानी जाती है। रास्ता बदलने के कारण बहुत तीव्रता से रास्ता अपना बदल लेती है। ठीक है, बात करें अगर कोसी नदी के लंबाई की, तो 729 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये जो नदी है कोसी नदी, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भीमनगर। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो भीमनगर से। ठीक है, और किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर ये गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ बीपीएससी के मद्देनज़र ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आमंत्रण जिन्होंने दिया था, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में 31वां अधिवेशन चल रहा था 1916 में। ठीक है, तो इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ल, ये किसानों की समस्या के समाधान हेतु उस अधिवेशन में शामिल हुए और महात्मा गांधी से मिलकर उन्हें चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जो कि कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे 1916 में, उसमें गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। कारण था जो तिनकठिया पद्धति नील की खेती से संबंधित था, उसके समाधान के लिए, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, उसके समाधान के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया गांधी जी को। और इन्हीं के प्रयास से, ठीक है, जब गांधी जी चंपारण पहुँचे, कब पहुँचे थे, 10 अप्रैल 1917, ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और इनके प्रयास के कारण जो अंग्रेज़ों को तिनकठिया पद्धति थी उसको समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो निसंदेह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो मूल में जो नाम है वो है राजकुमार शुक्ल, क्योंकि यदि इन्होंने ही आमंत्रण नहीं दिया होता तो जो बाकी की कार्य हुए वो नहीं होते। ठीक है, तो ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ हल्दर ने की थी। ठीक है, 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ हल्दर। ठीक है, अगर SN हल्दर भी रहेगा, ठीक है, SN हल्दर, सुरेंद्र नाथ हल्दर, SN हल्दर भी ऑप्शन में रहेगा तो वो हम लोग पिक कर लेंगे। इन्होंने ही इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन और स्टील कंपनी की जो पहली हड़ताल हुई थी उस दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है।
तो इसका आंसर है CR दास, ठीक है। चित्तरंजन दास ने 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बता दें कि ये जो गया में अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका 37वां अधिवेशन था, ठीक है। और 1922 में CR दास ने इसकी अध्यक्षता की और 1923 में, ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पटना युवक संघ, ठीक है, की स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। और बात करते हैं अगर संस्थापक की, तो मनीन्द्र नारायण राय, ठीक है, मनीन्द्र नारायण राय, ठीक है, इनके द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, जिसका अगर उद्देश्य की हम बात करें तो युवकों में, ठीक है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और साथ ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए ये संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान क्या करे किसकी रचना है? ठीक है, तो किसान क्या करे जो रचना है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है और किसानों की समस्या को लेकर ही उन्होंने ये रचना की थी, किसान क्या करे, ठीक है। हुंकार की बात करें, हुंकार की भी रचना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले अपने क्लासेस में की है, ठीक है। तो किसान क्या करे किसकी रचना है, ध्यान रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में विशन नारायण धर का भी नाम दिया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर पटना का था उसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने 1912 में की थी, और जो 1911 में इसका कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था और उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मदरलैंड के प्रकाशक कौन थे? ठीक है, मदरलैंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन असहयोग आंदोलन के समय 30 सितंबर 1921 को पटना के सदाकत आश्रम से शुरू किया गया था मौलाना मजरूल हक के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मदरलैंड के प्रकाशक मौलाना मजरूल हक थे, ठीक है। मदरलैंड, ठीक है, हिंदी में मातृभूमि भी कहते हैं, लेकिन आपको हिंदी वाला मातृभूमि नहीं देखना है, मदरलैंड नाम ही था क्योंकि जो मातृभूमि है वो उसका प्रकाशन केरल से होता है। KP केशव मेनन उसके प्रकाशक हैं, ये मलयालम भाषा में है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मातृभूमि अगर पूछता है तो आप वहाँ मौलाना मजरूल हक का नाम ले लें, बिल्कुल नहीं। मदरलैंड के प्रकाशक मौलाना मजरूल हक थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है वो स्थूल भद्र ने की थी, ठीक है। ये जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, तत्कालीन पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व, ठीक है। और अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी प्रथम जैन संगीति की, ठीक है। अभी तक 2 जैन संगीतियों का आयोजन हुआ है, तो प्रथम हमने देखा और द्वितीय जो है वो 512 ईस्वी में, ठीक है। पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ है?
गुजरात में, ठीक है। और इसकी जो ये द्वितीय जनसंगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी, ठीक है, क्षमा श्रवण ने। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम जनसंगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसका आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। और द्वितीय जनसंगीति का आयोजन वल्लभी, जो कि गुजरात में है, वहाँ 512 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। क्लियर है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। अधिनियम, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। अब आप कहोगे 1912, तो 1912 में बिहार जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, लेकिन उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, ठीक है। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ और एक अलग राज्य बना, ठीक है, जिसमें बिहार और झारखंड थे। फिर बिहार से झारखंड भी 2000 में अलग हो गया, ठीक है। लेकिन बिहार एक अलग राज्य जो बना वो 1936 में बना, उड़ीसा से अलग होकर, ठीक है। तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ, तो ये हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो बिहार एक अलग राज्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बना। कब बना, तो 1936 में बना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कैमूर का पठार कहाँ है, रोहतास ज़िले में है और विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये जो पठार है ये चूना पत्थर, लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये बिहार में गंडक नदी पर निर्मित है। और ये जो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, ये कहाँ पे है, तो ये चंपारण में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंपारण ज़िले में ये इसका निर्माण किया गया है। और इस परियोजना के तहत एक जो परियोजना है त्रिवेणी नहर परियोजना, वो त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है उसके अंतर्गत। और बैराज से बिहार में त्रिवेणी, तिरहुत और दोन नहर निकलती है। आपसे एक क्वेश्चन इस पे और पूछा जा सकता है कि बिहार में सिंचाई जो है वो सबसे ज़्यादा किस नहर प्रणाली से होती है, ठीक है। तो जो त्रिवेणी नहर प्रणाली है ये बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली भी है। इसी के द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। जब नहर प्रणाली की बात पूछे तब, ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचाई त्रिवेणी नहर के माध्यम से ही होती है। और त्रिवेणी नहर को जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो गंडक नदी से प्राप्त होता है। कहाँ स्थित है, तो चंपारण में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, गठन वैसे इसका 1934 में हुआ 1931 में हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह पार्टी 1934 में बनी, ठीक है। और पार्टी सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और बात करें वहीं अगर इसके अध्यक्ष की, अगर पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1934 में हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव इसलिए पूछता है क्योंकि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, ठीक है। अदरवाइज़ किसी भी पार्टी के अध्यक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि यहाँ जयप्रकाश नारायण है इसलिए क्वेश्चन आपसे सचिव का पूछता है, ठीक है। तो सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 उसके अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, ठीक है। तो सबसे गरीब ज़िला हमारा शिवहर है, ठीक है, शिवहर है। इसके बाद अररिया है, अररिया के बाद सीतामढ़ी है, ठीक है। तो ये 3 क्रमवार ज़िले हैं जो सबसे गरीब ज़िले हैं बिहार में। वहीं अगर अमीर ज़िलों की बात करें तो पटना 1 नंबर पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पटना ध्यान रहेगा ही। उसके बाद बेगूसराय है और फिर मुंगेर है, ठीक है। यहाँ पिन डाउन में कर ही देती हूँ। अररिया है शिवहर के बाद और इसके बाद सीतामढ़ी है, ठीक है, सीतामढ़ी, ठीक।
ठीक है। ये 3 क्रमवार गरीब ज़िले हैं बिहार के, और गरीब ज़िले कहने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो इन ज़िलों में सबसे कम है, और अमीर ज़िलों में पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है। तो अभी वर्तमान में 2024 तक का ही जो डेटा आया है उसमें 6132 किलोमीटर है। ठीक है, राजमार्गों की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ठीक है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, ये भी करेंट में ही मैंने इसका डेटा निकाला है। ये है 365 किलोवाट। ठीक है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 365 किलोवाट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, एक चीज़ बहुत माइनर है, ध्यान रखेंगे, घोषणा। ठीक है, घोषणा कब की गई? तो वो 19 जुलाई 1905 को की गई। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसका डेट है 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, घोषणा हुई थी 19 जुलाई को 1905 में, लेकिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और किसके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था? 1666 में। ठीक है, 1666 में पटना में सिखों के जो 10वें और अंतिम धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और 1699 में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, जन्म हुआ था 1666 में, और खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मोस्टली बिहार में जो डालमिया नगर है वो मोस्टली सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे तो चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन जो मेन है यहाँ जो क्वेश्चन रहा है और जो ऑप्शन आपको देगा उसमें सीमेंट उद्योग हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, डालमिया नगर है कहाँ? तो ये रोहतास ज़िले में है। ठीक है, रोहतास ज़िले में डालमिया नगर है। क्लियर है? क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? ठीक है, तो राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। ठीक है, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये पुस्तक लिखी गई थी चंदेश्वर जी के द्वारा, और इस पुस्तक में जो है वो कर्नाट वंश, ठीक है, कर्नाट वंश के शासन से संबंधित विवरण मिलता है। ठीक है, और चंदेश्वर जो हैं ये कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव जी कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, उन्हीं के दरबार में ये थे, और इन्होंने राजनीति रत्नाकर की रचना की जिसमें कर्नाट वंश का संपूर्ण विवरण है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास है। आई होप आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ढेर सारा पढ़ाई करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।